इतिहास और बदलती दुनिया। इतिहास और बदलती दुनिया खंड 1, उसके अंतर्गत उनकी घटनाएं और प्रक्रिया। इसमें हम लोग यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम लोग यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत में अभी हम लोग देखते हैं कि आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। इसके अंतर्गत उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। कुछ विरोधी थे, कुछ समर्थक थे, और इस तरह से ये सब कुछ सिलसिला चल रहा था। अभी भी सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, और उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए इस कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। लेकिन यह समूह लोकतंत्रवादी यानी डेमोक्रेट नहीं था, और ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। और उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारियों को ही मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत क्या हुआ था कि रेडिकल समूह के कुछ लोग थे, ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आजादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, और इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। और उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। और ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति जो है वो संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध वो जरूर करते थे। अभी रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। और मगर क्या हुआ था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव को जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। उनको भी कुछ ना कुछ तो बदलाव चाहिए थे, नयापन चाहिए था, वही नहीं चाहिए था उनको। और पुराने समय में यानी कि 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ तो परिवर्तन हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। जो पुराने जमाने में जो उनका अतीत था उनका भी सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया नहीं जा सकता और बदलाव की प्रक्रिया धीमी धीमी हो। इस तरह से ये सब कुछ हो रहा था। अभी फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद जो पैदा हुई राजनीतिक की उथल पुथल जो थी, उनके दौरान क्या हुआ था कि सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच में काफी टकराव हुए थे। और तब की बात है ये कि 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं की और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया था, पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि किस तरह से बदलाव आ रहे हैं और अतीत का किस तरह से सम्मान होना चाहिए।
अभी लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी कि प्रत्येक का ये जो उद्योग था वो व्यक्तिगत था, और बहुत सारी रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए ये धन दौलत इकट्ठा की थी पूरी तरह से, और इसीलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों के ज्यादा से ज्यादा उनको बढ़ावा दिया जाए। और उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ किया जा सकता है। अभी ये लोग जन्मजात मिलने वाले जो विशेषाधिकार होते हैं उनके विरुद्ध थे, जैसे व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता और उनका गहरा विश्वास था। और उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए और गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। और इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआत में दशकों में समाज परिवर्तन के इस इच्छुक और बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह और पार्टियों के जो इर्द गिर्द था वो गोल बंद हो गए थे। इस तरह से सब कुछ हो रहा था। अभी यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी और उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में कुछ थे, क्योंकि उनको उनमें नहीं रहना था। अभी फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, रूस, इस तरह से, रूस यानी रशिया, ऐसे लोगों में क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। अभी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों का समान अधिकार उनमें उनको दिया जाए, इस तरह से उनको लगता था। और 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत? फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के बारे में आपको लिखना है अपनी कॉपी में, यानी किताब में। इसका सही जवाब आप लिखिए। चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।